अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। 2 जून 2022 आपके साथ हम लाइव। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज के दिन ही क्वीन एलिजाबेथ को जनाब कोरोनेशन उनकी हुई थी। आज के दिन उनकी ताजपोशी हुई थी और हम जानते हैं कि वो माशाल्लाह उनकी उम्र काफी है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी तंदुरुस्त और चुस्त नजर आती हैं या कोशिश भी करती हैं। सो आज के दिन उनको जो है वो ताजपोशी उनके साथ उनका जो है इवेंट हुआ था। प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, लेकिन शाहज़ेब, व्हाट अ सैड मॉर्निंग टू स्टार्ट विद। बिल्कुल, क्योंकि कराची की कसरुल मंजिला इमारत में जो आग लगी वो अब तक बेकाबू है, उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगे तकरीबन मेरे ख्याल में 20 घंटे से 22 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक कोशिशें की जा रही हैं। जो फायर ब्रिगेड है, जो पाक बहरिया की गाड़ियां हैं, टीमें, वो आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा भी ले रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। तहखाने में आग लगी थी, बिल्कुल तहखाने में आग लगी थी। इसी वजह से मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तहखाने तक पहुंचना और फिर सारा सामान जो जल रहा है उस पे आग जो लगी है उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। वहां पर जो ऑपरेशन है वो करना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। एक शख्स आग लगने के बाद जो वो जहां बहक हुआ है, जबकि फायर फाइटर समेत 5 बेहोश भी हो गए। इस पूरे वाकये में इमारत को खतरनाक करार दिया गया है। जाहिर बात है, जब आग लगती है तो जो बुनियादें हैं, जो दीवारें हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं और जो इर्द गिर्द की इमारतें उनको भी माया खाली कराया गया है। और एग्जैक्टली मैंने भी यही सुना था कि मुतासरा इमारत के अतराफ के 50 से 60 मीटर में कायम तमाम इमारतें खाली कराई गई और बहुत दूर, तो मुझे ये पता चला है क्योंकि हमारा जो कौमी चैनल है वो भी उसके थोड़ा सा करीब ही है। हाँ, आसपास के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं दूर दूर तक, हमें दफ्तर में भी काफी लोग अभी कह रहे थे कि यहाँ तक हवा में एक स्मेल थी। हवा का रुख भी इस तरह हो सकता है। इतनी देर से आग लगी ना, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे इलाके में इस वक्त फील किया जा रहा है। साथ में आपको ये भी बताएं कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब कहीं आग लगती है, कोई भी इस किस्म का वाकया होता है, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि करीब से करीब जाकर देखें, वीडियोस बनाएं। तो आप लोगों से गुजारिश है, काइंडली उस एरिया को जो कॉर्डन ऑफ किया गया है उससे दूर रहें। या आप लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कोई मलबा गिर गया, कुछ भी हो गया, अभी तो पता नहीं है ना कितना नुकसान हो। बिल्कुल अभी तो पता ही नहीं है कितना। अभी तो जब तक आग बुझेगी, वो धुआं हटेगा, वो राख हटेगी, फिर पता चलेगा अंदर क्या क्या। फायर फाइटर्स को काम करने दिया जाए प्रॉपर्ली। वो जो काम कर रहे हैं वो ट्रेंड है, हाईली ट्रेंड है। वो जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उनको तंग ना करें और कोशिश करें कि उस एरिया से बिल्कुल दूर रहें। साथ में एक जिस नौजवान की बात हो रही है माया, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है। जो मुलाजमत के लिए CV लेकर आया था और बेरहम मौत वहां पर आ गई। कराची की इमारत में आग लगने के बाद जांबाग नौजवान जो है उसकी वसी के नाम से शनाख्त हुई है और गुलिस्तान जौहर का वो रिहायशी है जो नौजवान आग लगने के बाद स्टोर में फंस गया था, जिसके बायस वो जाँ बहक हो गया इस आग में। और दीगर जो लोग जख्मी हुए हैं उनको जना अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन वो शख्स जो कि अपनी नौकरी की तलाश में निकला था, उसको क्या पता था कि उसकी मौत उसको ढूंढ रही है। कहते हैं ना कि आपका रिस्क भी आपको लेके जाता है, आपकी मौत भी आपको लेके जाती है। और बस उसके दर्जात बुलंद हों, उसके घर वालों के लिए ढेरों दुआएं और सब्र की और हिम्मत की हम सिवाय अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे हम बढ़ते हैं। सुबनामे में इमरान खान खुदा न खास्ता मुल्क टूटने की बातें करने लगे। ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि माया खान एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने जो चेयरमैन PTI हैं इमरान खान, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ये भी कहा कि दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं या होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको इक़्तिदार से निकाला गया तो मुल्क के एटमी असासे छिन जाएंगे, यानी कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं उनको अगर ना निकाला गया तो एटमी असासे जो हैं वो भी पाकिस्तान के छिन जाएंगे। तो ये तमाम वो बातें जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही हैं। दैट्स वेरी वेरी शॉकिंग टू लिसन। ऑब्वियसली IK उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको इसलिए क्योंकि वो हर चीज जो है वो एक दीनी पहलू से भी समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो रास्ते मदीना बनाने की बात करते हैं। तो कैसे अपने मुल्क की टूटने की बातें हम ख्वाब में भी ना अल्लाह करे हम सोच सकें। तो ये चीज बड़ी एक लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि ये जब से आए हैं रुपया नीचे जा रहा है, ठीक है, चीजें महंगी हो रही हैं, स्टॉक मार्केट अभी जो है गिर रही है, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने की जो है वो तरफ जा रहा है, वो एज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की अगर दिवालिया होता है तो सबसे बड़ा इदारा जो कि फौज है वो पहले मुतासर होगा। ये प्रोग्राम में चल के डेफिनेटली से बात करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज जो है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड टेकन। ना सिर्फ हम तारीफ करते हैं,
पूरी दुनिया जो है हमारी फौज की तारीफ करती है। अल्लाह ना करे हमारे इदारों को, हमारे इन एजेंसीज को, हमारी फौज को कभी कोई आंच भी पहुंचे, और सोचने वाली भी जो है वो ऑब्वियसली हमेशा ढेर ही हो गए हैं। लॉन्ग मार्च रोकने की अगर बात करें शाहजेब, तो व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम? बंदिश और लॉन्ग मार्च रोकने के हवाले से जो उसके खिलाफ केस था, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आईजी, चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला और जो दीगर हुकाम है उनको नोटिस जारी भी किए गए हैं। साथ में एक हफ्ते में 7 सवालों के जवाब भी तलब कर लिए गए हैं, यानी कि 7 क्वेश्चन, 7 सवालों के जवाब तलब किए गए हैं। वो 7 सवाल बिल्कुल जायजा लेकर कार्रवाई का फैसला भी होगा। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये लिखा भी है कि बज़ाहिर पीटीआई की दी गई यकीन दहानी की कारकुनों ने खिलाफ वर्जी की है, और जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है। उस इख्तलाफी नोट में उन्होंने कहा, उनकी राय है कि इमरान खान ने अदालती अहकामात की जो है वो हुक्मदुली की सबूत मौजूद हैं, नोटिस जारी करके तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने अपने नोट में लिखा है। तो हुक्मनामा जो है, तहरीर हुक्मनामा बाकायदा तौर पर वो जारी कर दिया गया है। साथ में नोटिस भी जारी किए गए हैं जिनके मैंने नाम लिए उन सबको। साथ में आपको ये बताएंगे सिंध में ही बहुत कुछ चल रहा है सर। जो एमक्यूएम है और पीपल्स पार्टी है उनके दरमियान सुनने में आ रहा है, ये खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ी आम पेशरफ्त हुई है एक मुआहदे के हवाले से, और सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी तब्दील करने पर गौर भी शुरू कर दिया बाकायदा तौर पर। वाओ, आई मीन बिकॉज कल हम ही बात कर रहे थे शाहजेब के एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में कहीं ना कहीं तनाज़े की खबर आ रही है, ऐसा हो सकता है उनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए, जिस पर जो है हमारे साथ पीटीआई रहनुमा भी थे, उन्होंने कहा कि उनका एक ही तरह वो इत्तेमाद में एक दूसरे के साथ आए थे, कॉन्फिडेंस में कि जी वो इमरान खान की हुकूमत को गिराना था, बाकी तो उनके कोई भी जो है वो उनके अंदर एक दूसरे को लेकर एग्रीमेंट्स नहीं है, इख्तलाफात भी जाहिर हो रहे हैं। और साथ साथ एक और भी बात हुई कि कमेटी अब्दुल वसीम का नाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए दे दिया है। जराये के मुताबिक एमक्यूएम के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तब्दील किया जा रहा है। हैदराबाद और कराची के भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो तब्दील, हैदराबाद के, वेरी नाइस। हर तरह से जो है वो कराची एक ऐसा शहर है जिससे पूरे पाकिस्तान को, मैं कहूंगी बैकबोन अगर पाकिस्तान का कुछ है तो वो कराची शहर। और जुलाई 2021 से मई 2022 तक जो टैक्स वसूली के रिकॉर्ड हैं वो टूट चुके हैं। साबका रिकॉर्ड जो है बाकायदा वो टूट चुका है। 10 माह में रोशनियों के शहर कराची से 1.25 खरब रुपए से भी ज़ायद टैक्स वसूल किया गया है। इतना टैक्स देने के बाद जो मईशत को इतना सपोर्ट करता है शहर, उस शहर की जब हम बात करते हैं तो अफसोस इस बात पर होता है कि इस शहर के अंदर ना सड़कें ठीक हैं, ना पानी है, ना बिजली के, तो खैर मसाइल पूरे मुल्क में ही है, इस वक्त बहरान चल रहा है, लेकिन जो दीगर बुनियादी सहूलियात मैसर होनी चाहिए शहरियों को कराची के, वो बिल्कुल भी नहीं है, और शहरी शदीद परेशान है। एग्जैक्टली, जब एक शहरी को पता होता है कि मैं अपनी नौकरी पर हूं, क्योंकि हम नौकरी पेशा लोग हैं तमाम लोग, और उसके बाद जब हम अपने टैक्स देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टैक्स हमारे लिए सहूलत का जो है वो रास्ता बनाएंगे, हमारे लिए रिजल्ट होगा कि हमारे लिए जो सवाल ये ना कि इतना टैक्स देने के बाद इस शहर की जो हालत है वो क्यों नहीं सुधर रही? क्यों नहीं सुधर रही? कहां जा रहा है पैसा? जो हमारा टैक्स हमारी तनख्वाहों से कटता है, हमारी आमदनी से कटता है, वो कहां लग रहा है? क्यों नहीं हमारी सड़कें बनती? क्यों नहीं शहरी को जो है वो सहूलियात जो है फराम होती? क्यों उसके गाड़ियां, क्यों बारिश, जरा सी बारिश का देखें सीजन आ रहा है, गड़ों में लोग गिर जाते हैं, गड़ों में बाइक्स फंस जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये कहां जा रहा है पैसा हमारा? तो ये हम जानने के लिए और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब। आप साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। हाफिज साहब, तकरीबन 1.25 खरब रुपए, ये कम नहीं है, टैक्स वसूली के रिकॉर्ड टूटे हैं। कराची वालों ने इतना कुछ दिया है इस मुल्क को मईशत के लिए, लेकिन कराची वालों को क्या मिला है? सिर्फ मसाइल मिले? देखें, कराची तो हमेशा टैक्स देता है, कराची मुल्क की मईशत को चलाता है, कराची एक्सपोर्ट करता है 54%, और कराची पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसके बदले में कराची को क्या मिलता है? आप खुद देख सकते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत ने पिछले तवील अरसे से यहाँ पर नहीं किया। 17 साल से K4 मंसूबा इस वक्त जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पर 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये 5 साल विफाक में भी रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 5 साल नून लीग ने कुछ नहीं किया, फिर पौने 4 साल पीटीआई और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ना पानी का मंसूबा, ना सर्कुलर रेलवे को ठीक से चला रहे हैं, ना ही जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट के मसले को हल कर रहे हैं। तो बिजली की लोड शेडिंग अलग है कि इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती सारी हुकूमतें करती हैं। तो भाई जब टैक्स लेते हैं तो कराची को हक भी तो दो। हम आपसे खैरात तो नहीं मांगते, हम तो आपसे हक मांगते हैं। और कराची के लोग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शहरी हैं। होंगे यहाँ भी मसाइल बहुत, लेकिन यहाँ का सनतकार, यहाँ का ताजिर और यहाँ के अवाम पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। और उसके बदले में हमें टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, हमें मुलाजमतें नहीं मिलती हमारे बच्चों को। आप देखें ना, कराची के लोगों के लिए सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद हैं। यहाँ सिर्फ 2 जामियात हैं,
जनरल यूनिवर्सिटियाँ और 3 करोड़ से ज़ायद आबादी है। इस शोहर को आप क्या देंगे? इसकी तो आबादी खा गए आप, आधी आबादी खा गए, और ये सारे लोग शामिल हैं इसमें, तमाम पार्टियां शामिल हैं। तो कराची को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कराची से लेने के लिए बिल्कुल मुस्तैद नजर आते हैं, बिल्कुल उस तरह से कि जिस तरह जो है वो गाय के को चारा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन उसका दूध सब इस्तेमाल करना। वही वाली बात है जो अभी हम कर रहे थे आपको लेने से पहले कॉल पे, कि जो इतना टैक्स आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? क्योंकि हमारे लिए, शहरियों के लिए तो सहूलत फराम नजर होती नहीं आती, उन लोगों को तो फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, तो आखिरकार कहाँ जा रहा है सारे टैक्स का पैसा? देखें, जो तरक्याती बजट होता है, विफाकी बजट, उसमें पिछली मरतबा 900 अरब रुपए रखे गए थे, बल्कि उससे पिछली मरतबा 900 थे और अभी तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। लेकिन कराची पर 9 अरब रुपए भी खर्च नहीं करते। आप बताएं, जितने मंसूबों में ये पैसे रखे गए थे उन मंसूबों में वो पैसे खर्च ही नहीं हुए। मसलन सर्कुलर रेलवे के लिए रखे गए थे, मसलन K4 के लिए रखे गए थे, मसलन इसी तरह से जो है वो कुछ और प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए रखे गए थे, लेकिन उस पर वो पैसे खर्च ही नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये PSDP जो इतना बड़ा अमाउंट है, वो कराची में जितना खर्च होना चाहिए उसमें से जो है वो उन्होंने आधा भी खर्च नहीं किया। रखे ही 18 अरब रुपए थे सिर्फ। यानी कराची की आबादी पाकिस्तान की आबादी का कम से कम 15% है, लेकिन उसके लिए 900 में से सिर्फ 18 अरब रुपए। और ये किसने किया? जिसने कराची से सबसे बड़ा मैंडेट लिया, यानी PTI ने और MQM ने। नून लीग का भी यही हाल था और अब जो है वो PTI का भी यही हाल था, फिर नून लीग यही करने जा रही है। तो मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि भाई, जब हम टैक्स देते हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अब 1.39 ट्रिलियन, अभी 1 महीना बाकी है, हम टैक्स अदा कर चुके हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 5000 अरब रुपए में से 1300 अरब रुपए तो कराची के हैं सिर्फ। तो फिर कराची को कम से कम आप तरक्याती बजट में से तो हिस्सा दें, कराची को तालीमी इदारों के लिए पैसे दें। यहाँ तो यूनिवर्सिटियों के पास पैसे ही नहीं है। सूबाई हुकूमत भी कराची के साथ यही सलूक करती है। ये बात आपके अफसर बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट तरक्याती काम तो हो सके। हम टूटी सड़कें देखते हैं, पानी का बहरान देखते हैं, जराइम की वारदातें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। जो शहरी हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं टैक्स देकर, लेकिन जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे, ये हमें समझ नहीं आ रही सर। देखिए, एक बहुत बड़ा बजट जो जाहिर है हमारे ही टैक्सों का बजट है, वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया जाता है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ रेंजर्स मौजूद है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज मौजूद हैं, लेकिन बदतरीन स्ट्रीट क्राइम्स भी कराची के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर नौजवानों को दिन दहाड़े गोलियाँ चला दी जाती हैं। अभी आपने बहरिया टाउन के अंदर देख लिया कि एक बच्चे को सिर्फ छोटी सी बात पर मार दिया गया। अगर किसी ने क्राइम किया है तो फिर उस क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, शाहरुख जतोई की तरह। यानी जिसको अगर पकड़ भी लिया जाए तो VIP किस्म के जो है वो अस्पताल, जाली अस्पताल बनाकर उसको रख दिया जाए। तो ये जो वडेरा शाही और जागीरदारी का पूरा माइंडसेट है, जिसमें ताकतवर लोग और उनके बच्चे तक जो है वो इस बात के लिए आज़ाद हो गए कि वो जब चाहें किसी पर गोली चला दें, इसलिए कि उनको पता है कि इनको छुड़ा लिया जाएगा। तो फिर आम स्ट्रीट क्रिमिनल का तो हाल देखें ना, कि इस वक्त हमारी औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, जेवर छिन जाते हैं, पर्स छिन जाते हैं, और इसी तरह से जो है वो चोरी चकारी बढ़ गई है। जाहिर है कि जब आप मुलाजमतें नहीं देंगे, जब आप तालीम नहीं देंगे, IT का इतनी बड़ी डिमांड मौजूद है और इसके नतीजे में पाकिस्तान को इतना बड़ा रेमिटेंस मिल सकता है अगर इसके ऊपर काम कर लिया जाए, लेकिन इस हवाले से कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। IT मिनिस्टर खुद हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछली हुकूमत में भी थे, इस हुकूमत में भी उनको मिनिस्ट्री मिल गई है, लेकिन MQM के मिनिस्टर कुछ करके ही नहीं देते। और पाकिस्तान में तो कुछ ना कुछ दूसरी जगहों पे हो गया, कराची के लिए तो उन्होंने कोई इदारा भी नहीं बनाया। तो आप ये सोचें ना कि जो यहाँ से भारी भारी मैंडेट लेता है वो यहाँ का कोई जो है वो पलट के नहीं देखता यहाँ पर। इसलिए कराची के लोगों को खुद उठना चाहिए। जमात इस्लामी इसीलिए हक दो कराची को वाली तहरीक चला रही है। आपने देखा 3-4 दिन पहले भी हमने एक बहुत भरपूर तरीके से इस तहरीक को चलाया है। तो मैं कराची के अवाम से भी कहता हूँ कि अब ये धोखा ना खाएं, अब ये शराबों के पीछे ना चलें। अब वो अपनी जेन्युइन लीडरशिप जो जमात इस्लामी की, जिसने डिलीवर किया है इस शहर को, हमने इस शहर को पानी के मंसूबे दिए, इसके शहर को ग्रीन किया, रोशनियों का शहर बनाया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, अंडरपास बनाए। नेमतुल्लाह खान साहब का बड़ा विजन था, अगर जमात इस्लामी को एक टेन्योर भी और मिलता तो आज शहर ऐसा नहीं होता। तो अब शहर की दोबारा तामीर व तरक्की इसी से मशरूत है कि यहाँ पर जमात इस्लामी का मेयर आता है कि नहीं आता। इसलिए मैं तो ये अपील करता हूँ कि लोग जमात इस्लामी की इस पूरी तहरीक का भी साथ दें और बल्दियाती इंतखाबात में वोट भी दें। आप सही कह रहे हैं कि आपकी जमात ने वाकई में पहले भी किया, हमने आपको कवर किया था, शो पे लिया था अभी भी। लेकिन अगर हम कहें कि कराची की रिप्रेजेंटेटिव जमातें जो हैं, क्या वो सही तरीके से मसलों को रेस कर रही हैं? क्या वो सही तरीके से आवाज उठा रही हैं? जो हमारा मैंडेट होना चाहिए कराची के मसाइल को लेकर, क्या वो पूरा हो रहा है मकसद? जी आप साहब।
देखें जमात इस्लामी पिछले तवील अरसे से जो तहरीक चला रही है, हमारे पास तो ना इक़्तिदार है, ना बल्दिया है, ना सूबा है, ना विफाक है। हम तो कुछ ना बगैर किसी इख्तियार के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। बहरिया टाउन का मसला हम एड्रेस कर रहे हैं, नादरा का मसला हम हल करवाते हैं, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम जिद्दोजहद करते हैं, लोगों को रिलीफ दिलाते हैं। इसी तरह से अलखिदमत के हमारे तालीमी इदारे, हमारे जो है वो हस्पताल, हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, पीने के प्लांट, और इसी तरह से जो है वो बेशुमार यतामा की किफ़ालत, ये सारे काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कर रही है। तो एक जमात जब इतना काम कर सकती है तो ये हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती? लिहाजा ये इनको तो हमने देख लिया, तजर्बा कर लिया। अब कराची के लोगों का काम है कि वो अपनी जेन्युइन लीडरशिप को सामने लेकर आए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी कराची के लोगों से ये वादा करती है कि अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, हम रोना नहीं रोएंगे। अच्छा हाफिज साहब, साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि अब सारे मसाइल का जिक्र हम कर रहे हैं और जो हुकूमत है उससे भी खैर शहरी जो हैं वो सिर्फ मुतालबा ही कर सकते हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएं, लेकिन जो शहर के मसाइल हैं आपके ख्याल में अभी जो बड़े मसाइल हैं उनका हल कैसे मुमकिन है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पर उठाने बहुत ज़रूरी हैं? लोगों को अपनी राय दुरुस्त करनी होगी, लोगों को आवाज़ बुलंद करनी होगी और जो तहरीक चल रही है उसका हिस्सा बनना होगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, शहर के मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, आपको कोई पार्टी भी पसंद है, आप खुद इस बात को समझ लें कि क्या ये पार्टियाँ और ये जमातें और उनके लीडर वाकई कराची का मसला हल कर सकते हैं? क्या इनके अंदर ये सलाहियत है? क्या इनकी तरजीह में कराची शामिल है? क्या उन पार्टियों की जिनसे आप मोहब्बत करते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं या हमदर्दी रखते हैं, उनकी कराची की लीडरशिप इस काबिल है कि वो कराची का मसला हल कर सकती हो? जब आप कहेंगे नहीं, ये नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है कि आप जमात इस्लामी का साथ दें, हमारी इस तहरीक का साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर की रोशनियाँ फिर से बहाल करेंगे और इसको तामीर व तरक्की से फिर हम किनार करेंगे। और जब इन गए गुजरे हालात में शहर इतना बड़ा आपको टैक्स दे रहा है मुल्क को, तो अगर इस शहर के हालात कुछ बेहतर हो गए तो ये तो मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार इंशाअल्लाह अदा करेगा। ये सोचना चाहिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी, रियासती इदारों को भी और आवाम को भी, और खासतौर पर कराची के आवाम को, कि कराची को फिर से कराची बनाना है। जो आपने आवाज दी है सबको कि भाई सब उठे, चाहे आप किसी भी जमात से आप सपोर्ट करते हो, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने कोलैबोरेटिव माया कि जब कोई इक़्तिदार में आता है फिर वो आवाम को भूल जाता है। हमने सबके साथ यही देखा है प्रॉब्लम। लेकिन खैर हाफिज अहमद रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया शो में और आपने जिस हवाले से इशूज उठाए हैं वो खैर इशूज तो हम सब जानते हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन खैर ये इन मसलों का हल होना बहुत जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वक्फे पे जाने से पहले एक बात कहूंगी आप लोगों से कि मुल्तान में गुज़िश्ता रोज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्या वो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है या नहीं, जानते हैं इस वक्फे के बाद। प्लीज डू स्टे विद अस। आप देख रहे हैं पाकिस्तान, दोनों बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ब्रेक से वापस आके। लेकिन खैर हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी आग के हवाले से। जो कराची की आग है वो अब तक बेकाबू है, उसको बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो कुछ थोड़ा बहुत ये तो बता रहे हैं कि तकरीबन 70-80% काबू पाया गया है, लेकिन जब तक वो आग लगी हुई है तब तक खतरा तो कायम रहेगा। आग अभी मैं आपको बताऊं, पिछले साल की बात है, हमारे इलाके में एक जनरल स्टोर था। उस जनरल स्टोर काफी बड़ा था, आप भी वाकिफ हैं उससे। उसमें आग लग गई थी और पूरा जो है वो दूर तक धुआं आ रहा था। और हम लोग इसलिए दुख में थे क्योंकि हम अपने घर की ग्रोसरीज, हम अपने घर का आटा दाल चावल उस स्टोर से लेते थे, तो हमारी एक इमोशनल कनेक्टिविटी थी। एक इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी एक स्टोर के साथ, क्योंकि वो आपके एरिया का होता है। आपके आसपास के लोग ही उधर जॉब्स भी कर रहे होते हैं, आपके ही आसपास के लोग उससे उधर ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। और ये कोई लग्जरी शॉपिंग स्टोर नहीं, ये बड़ा आपकी बेसिक्स, जिसमें आपके अशिया खुर्दनोश आपके जहां मिलते हो। रमजान में हमें और ऐसे सामान की वजह से ना माया, उसमें ऑयल भी होता है, उसमें कॉटन के टिश्यूज की बहुत सारी कपड़ों की चीजें होती हैं, उनमें जब आग लगती है तो फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर जाहिर बात है जब केमिकल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो मुसलसल आग बढ़ती चली जाती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो आग बेसमेंट में लगी है, वहां तक पहुंचना रजाकारों का, रेस्क्यू टीम्स का बहुत मुश्किल है। फिर वहां अगर पहुंच जाते हैं तो वो फिर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा है कि उसमें आप आग बुझाने के लिए उस जगह तक नहीं पहुंच पाते। नहीं होता, खाली घर में एक छोटा सा वायर अगर जलता है तो उसकी स्मेल आपको नाक में लगती है। तो नीचे वायरिंग भी है उस बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर
अंदर से शाहजेब ने कहा, इस तरह की जो है वो इन्फ्लेमेबल जो है कंटेंट्स एंड प्रॉप्स भी हैं वहां पर, कपड़ा है वहां पर, लकड़ी है वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पर, और ये तमाम चीजें जो है वो अपने आप में, वो एयर इतना पोल्यूटेड हो जाता है कि कोई सांस नहीं ले सकता। कैजुअलिटीज सिर्फ उनकी नहीं होती जो वहां मौजूद होते हैं, उनकी भी होती हैं जो उसको बुझाने में एक बहुत बड़ा फायर फाइटर्स हैं इसमें, उनको वाकई हम जो है वो सलाम पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बड़ी हिम्मत का काम है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है बहुत सी जगहों पर जब आग लगी होती है तो आग के करीब जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, धुएं के करीब जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनके पास माया प्रॉपर इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर वो जाएं तो एटलीस्ट वो खुद मुतासर ना हो। और हमारे इदारों के पास बहुत ज्यादा, दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड, दे आर देयर ऑलवेज। हमेशा फायर जो है वो फाइटर्स को बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है, जबकि वो इतना पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स जो हैं या रेस्क्यू करने वाली जो टीम्स हैं उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको इतना ज्यादा वैल्यू की जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ना सिर्फ इक्विपमेंट के थ्रू बल्कि उनकी सैलरीज को भी थ्रू। तो इस तरीके से जिस तरह वो अपनी जान पर खेल के जाते हैं और जाकर वहां पर काम करते हैं, ये वाकई बड़ी खतरनाक बात है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, उसमें पता लग रहा है कि कोशिशें तो जैसे कि की जा रही है 20-22 घंटे से, लेकिन अब जो दीवारें हैं इमारत की वो उनमें दरार पड़ना शुरू हो गई है, वो कमजोर होने लगी हैं। जाहिर बात है जब एक जगह पर आग बहुत देर तक लगी रहती है तो जो बुनियादें हैं, दीवारें हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। यही वजह अभी तक बताई जा रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि टारगेट ये सेट किया गया है कि जिस हद तक काबू पा लिया गया है और जितनी आग बाकी रह गई है 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर इस पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि जाहिर है अगर काबू नहीं पाया गया तो ये आग एक बार फिर बढ़ सकती है, फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा बेसमेंट तक पहुंचना, बेसमेंट तक पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाना। इसलिए दुआ करते हैं हमेशा हम लोग, हमारी दुआओं में होता है अल्लाह पाक नागहानी आफात से बचाना, नागहानी आफात से बचाना, क्योंकि यही चीज जो है वो हमें बहुत, देखिए अब सबक हमें बहुत लेना है। हमारे टेक अवेज क्या होने चाहिए? क्या हम लोग एक्सीडेंट प्रूफ्स हैं? क्या हम लोग जो है इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारी कोई प्रिपरेशंस हैं? नहीं होती हैं हम लोग। इसलिए अब देखिए वो बच्चा जो सीवी लेकर गया था शाहजेब, उसको क्या पता था कि वो अपनी नौकरी के लिए जा रहा है और उसके साथ ये हादसा पेश आ जाएगा? उसके घर वालों को नहीं पता होगा, पता नहीं घर वाले सोच रहे होंगे हमने उसको प्रेशर किया, जा जाके नौकरी तलाश करो, जाओ जाके पैसे कमाओ, जा जाके काम करो कोई, और उसको जो है ना वो मौत के मुंह में जाके वो चला गया। अब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। इन सिचुएशंस में शाहजेब हमारी तैयारियां क्या होती हैं? क्या हमारी एम्बुलेंसेज रेडी होती हैं? क्या हमारी जो है टीम्स रेडी होती हैं? क्या हमारी आवाम, आपने अभी कहा आवाम जा रही है वहां पर वीडियोस बनाने? देखिए जज्बा तो बहुत है हम सब में, और जो खासतौर पर हमारी अलखिदमत की टीम्स हैं, शिफा की टीम्स हैं, ईदी की टीम्स हैं, वो सब कोशिश अपनी पूरी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ऐसी जगहों पर आप जाते हैं तो वहां पर सिर्फ कोशिश नहीं, आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, आपको हैमर्स भी चाहिए, आपको मशीनरी भी चाहिए, कटिंग मशीनरी भी चाहिए, आपको वो तमाम इक्विपमेंट चाहिए जिससे आप रेस्क्यू लोगों को भी कर सकते हैं, साथ में आग पर काबू पा सकते हैं और अपनी जान बचाकर ये सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे रजाकार तो बेचारे पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता तो उनकी अपनी जान को भी खतरा होता है। प्रॉपर मास्क नहीं होते, प्रॉपर हेलमेट्स नहीं होते, सूट वैसा नहीं होता। एग्जैक्टली, मैंने वहां से आपको याद आया था कि आसपास जो घरों, जो इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, वहां पे ऑफिसेज भी हैं, तो वहां पर हवा में बहुत ज्यादा धुआं है। तो प्लीज वेयर मास्क, अपना ख्याल भी करें, अपने घर में जो है वो धुआं वगैरह ना आने दें, स्मेल ना आने दें, या फिर जो है अपने आप को मास्क पहन कर रखें, क्योंकि ये बहुत डेडली स्मेल होती है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है खुदा न खास्ता तो उसको पता है। तो हमारे रिपोर्टर भी, एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर क्या इंतजामात हैं, क्या वहां पर अगर आग लगी है तो वहां पर क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, क्या एग्जिट फायर के मौजूद हैं, ये सब कुछ चीजें हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अपडेट हासिल कर लेते हैं फयाज यूनुस से जो हमारे नुमाइंदे हैं। फयाज, हमें जरा बताइएगा इस वक्त आग पर जो काबू पाने की जा रही हैं वो कहां तक पहुंची हैं? कहा जा रहा था 70-80% तक काबू पा लिया गया है, क्या ऐसा है? 11 बजे के करीब ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही हैं। सुबह कहा गया था कि 70% तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सूरत हाल है वो अब इससे बरक्स हो चुकी है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से जो आग की शिद्दत है उसमें एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है। काले धुएं से जो रिहायशी अफराद हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस सुपर स्टोर के एतराफ में काफी ज्यादा फ्लैट्स के लोग काफी परेशान हो चुके हैं। अब वो भी अपने फ्लैटों से मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुके हैं। इस अगर इमारत की बात करें तो इसमें भी जो है 100 से ज्यादा फ्लैट्स है जहां पर जो फैमिलीज मौजूद थी। 16 मंजिला ये इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक सुपर स्टोर था और बेसमेंट में उसका वेयर हाउस बना था। फायर ब्रिगेड के अफसरान से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि काफी ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि जो इसका वेयर हाउस है उसमें ऑयल, उसके साथ कपड़ा
और दीगर केमिकल मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो फायर फाइटर्स हैं जब वो नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो उनका दम घुटता है। मास्क लगाने के बावजूद जो फायर फाइटर्स हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। 15 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ पाकिस्तान नेवी के जो फायर फाइटर्स हैं वो उनकी मदद कैसे कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलात नजर आ रही है। फयाज भाई, हमें नजर आ रहा है कि आप जहां खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपकी हौसला अफजाई के लिए कहना चाहूंगी, आपको सलूट पेश करते हैं। बहुत हिम्मत की आपने कि आप वहां पर धुएं में खड़े हुए हैं मास्क पहनकर, और आपकी आंखों से पानी हमें महसूस हो रहा है कि वहां पे खड़ा होना कितना इस वक्त मुश्किल है आपके लिए। इस वक्त हवा का क्या सिचुएशन है, सांस लेना कितना मुश्किल हुआ है, और जो जख्मी हैं उनकी कोई अपडेट? जी फयाज भाई। देखिए माया, इसमें एक नौजवान जो है जान की बाजी कल हार गया था, जबकि 5 अफराद अब तक इस धुएं की वजह से मुतासिर हुए, बेहोश हुए, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके आसिफ, तो ये जेल चुरंगी का जो मेन चुरंगी है उसके बिल्कुल साथ ये सुपर मार्ट का बिल्कुल फ्रंट साइड है, जिससे इस वक्त भी काले धुएं बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की अब जो टीमें हैं वो इसकी लेफ्ट साइड से, यानी कि दूसरी जो एग्जिट वाला रास्ता है, वहां से अब कोशिश कर रही हैं कि जल्द अज जल्द अंदर दाखिल हो सके। फर्स्ट फ्लोर की जो दीवारें हैं उनको भी तोड़कर अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, लेकिन जो फ्रंट साइड है उस पर इतना ज्यादा काला धुआं है कि नजर नहीं आ रहा। फायर फाइटर्स जा रहे हैं उनको मुश्किलात है। आप देख सकते हैं कि जो धुआं है उससे ये इमारत जो 16 मंजिला इमारत है, 17 मंजिला, वो भी नजर नहीं आ रही। आम लोगों को इस रिहायशी इमारत से काफी ज्यादा दूर रखा जा रहा है। जो रिहायशी अफराद हैं अब वो भी बिल्कुल सामने टेंट लगाकर बैठ चुके, गमजदा हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर आग का एक शोला किसी एक रिहायशी फ्लैट में लग गया तो मुकम्मल तौर पर जो 15 से 16 मंजिला इमारत है उसको अपनी लपेट में ले लेगा। वो काफी ज्यादा परेशान है, खौफजदा है। उनका यही कहना है कि फौरी तौर पर मैं इस तरफ ही आ रहा था, एक तो आसपास की जो रिहायशी इमारतें हैं उसमें जो लोग रिहायश पजीर हैं वो तो शदीद परेशान हैं। जब इमारत में आग लगी रहे, आप रिपोर्टिंग करते रहे, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है कि जब किसी इमारत में इतने घंटे तक आग लगी रहे तो दरारें पड़ जाती हैं, इमारतें कमजोर पड़ जाती हैं। तो यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इमारत गिर भी सकती है, इसकी बुनियादें कमजोर पड़ जाती हैं आग लगने के बाद। तो क्या इसके लिए कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं कि लोगों को वहां से हटाया जाए, कोई ऐसे इंतजाम किए जाएं कि अगर कुछ ना कुछ हिस्सा गिर जाए इमारत का, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें कोई जानी नुकसान ना हो? देखिए, इस वक्त इस इमारत को SBCA की जानिब से चेक किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है असमा बतूल, उन्होंने कहा है कि ये इमारत इस वक्त खतरनाक है क्योंकि 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बेसमेंट में सारी बुनियादें होती हैं किसी भी इमारत की, वो मुकम्मल तौर पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, क्योंकि जो आग की शिद्दत है वो काफी ज्यादा है और आग की शिद्दत की वजह से जो इसकी बुनियादें हैं वो कमजोर हो चुकी है। आग पर जैसे ही काबू पाया जाएगा, कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनके साथ जिला इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स और फायर टीम इस तमाम तरह इमारत का जायजा लेगी। सबसे पहले तो आग लगने की जो वजूहात है उनका तयन किया जाएगा कि किस तरीके से आग बेसमेंट में लगी और जिसे देखते ही देखते मुकम्मल तौर पर बेसमेंट को अपनी लपेट में ले लिया और इस इमारत में। फयाज, आखिर में बस ये बता दें कि रेस्क्यू टीम्स और जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं, जो हुकाम है, वो क्या बता रहे हैं, आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए शाहजे, फायर फाइटर्स और जो फायर ब्रिगेड के हुकाम हैं वो अब ये कहते हैं कि जिस तरीके से काला धुआं और ये तेज हवा है उससे आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और अब वो ये कहते हैं कि जो सुबह वो हमें 8 बजे के करीब बता रहे थे कि 70% काबू पा लिया गया है, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो काबू पाया गया था वो आग की शिद्दत एक मरतबा फिर बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बढ़ गई। अल्लाह। और फायर ब्रिगेड ने एक मरतबा फिर जो है फोम का इस्तेमाल किया है और 3 मुख्तलिफ। फयाज भाई, आप प्लीज वहां से निकलें, नजर आ रहा है कि आपके लिए वहां पे खड़ा होना कितना मुश्किल है इस वक्त। प्लीज अपने आप को बचाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें एंड स्टे सेफ। ये जगह इस वक्त इतनी सेफ नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वहां से हमें लाइव अपडेट दी और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जिस तरह वो मास्क लगाए हुए हैं, मुझे उनकी आंखों में से पानी भी निकल रहा है कि धुआं ही धुआं है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टैंड एंड सैल्यूट टू ऑल द रिपोर्टर्स जो कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम्स का, एम्बुलेंसेस का, इस तरह के इदारों का बहुत बड़ा किरदार होता है। और जहां कराची की बात करें, सिंध हुकूमत की बात करें, उन्होंने 1122 की भी जो सर्विस है उसका आगाज कर दिया। क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ी जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो यही होती है कि जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि रज़ाकार जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके
प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। कराची में अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इनॉग्रेशन की गई है और उसमें जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां हैं जो कि हाईली इक्विप्ड हैं वो कराची पहुंच गई हैं। इनिशियली तकरीबन अभी 50 गाड़ियां हैं जिनको अभी हर महीने बढ़ाया जाएगा, 40 गाड़ियां हर महीने आएंगी, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की थी जिसके तहत आ रही हैं। लेकिन ये रेस्क्यू 1122 गाड़ियां कराची के लिए काफी हैं नहीं है, इस पर हमने बाकायदा तौर पर एक सेगमेंट तैयार किया, वो आपको दिखाते हैं कि ये गाड़ियां कराची के लिए कितनी काम आएंगी। ताउन से सूबाई हुकूमत ने अब ये बाकायदा तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज के लिए 50 रेस्क्यू 1122 की जो ये गाड़ियां हैं इसका इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला जो इस वक्त सिंध हैं उनकी गुज़िश्ता रोज़ हमने वो तकरीब भी देखी जब इसका इफ्तिताह किया गया। सड़कों पर ये बाकायदा तौर पर आ चुकी हैं और हमने मुख्तलिफ जगहों पर इनको परफॉर्म करते हुए भी देखा है। जो उसके क्रू मेंबर्स हैं, जो ये गाड़ियाँ हैं, बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या हमारा एमरजेंसी सिस्टम जो है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो इन गाड़ियों के आने के बाद कितना बेहतर होगा, आज हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे। और अब आपको कराची की सड़कों पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां जो नजर आएंगी उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं, वो आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकती हैं, ये आज आपको इस सेगमेंट में दिखाएंगे। सिंध एमरजेंसी सर्विसेज में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ठीक है, एड्रेस बताइए, कहाँ नीड है आपको एम्बुलेंस की? शाह फैसल कॉलोनी का ब्लॉक बताइए, घर के पास कोई नियरेस्ट लैंडमार्क बता दीजिए। ठीक है सर, आपके पेशेंट के लिए हम एम्बुलेंस अरेंज करवा रहे हैं, आप परेशान नहीं हो। 229 मूवमेंट में है, 229 को आप डिटेल प्रोवाइड करें। तवील इंतजार खत्म हुआ और ये गाड़ियां रेस्क्यू 122 की आ चुकी हैं। इस वक्त कासिम सुमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। लेकिन हम बड़ा जानना चाह रहे थे, बड़ी क्यूरियोसिटी हमें हो रही है कि ये जो गाड़ियां बाकायदा तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज में शामिल हो चुकी हैं, इनके अंदर क्या फैसिलिटी है? खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में तो वहाँ पहुँचना और फिर वहाँ पर अगर कोई इंसान लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ किसी बंदे के साथ होती है तो उसको सबसे पहले स्टेबलाइज करना होता है। एंड दैट इज़ वेयर दीज एम्बुलेंसेज और ये जो हमारा स्टाफ है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नई हैं, हम भी सीख रहे हैं और ऑफ कोर्स हमारा जो ट्रेन स्टाफ है और दुनिया के जो एक्सपीरियंस है उससे हम सीख रहे हैं। तो हम इसको चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें तो उस वक्त हमारे पास ये तमाम स्किल्स मौजूद हों। तो ये तमाम चीज़ें आपको खुद जाके देखेंगे कि इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं या जिस किस्म के इक्विपमेंट्स हमने जो है वो दुनिया से जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस से सीखा है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी बाकी कुछ जगहों पर इस हम पंजाब में ऑलरेडी देख रहे थे, मैं इसलिए कहता था देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे ये बताएगा कि ये कितनी डिफरेंट हैं। अगर हम पंजाब की रेस्क्यू 122 की बात करते हैं तो जैसे कि मैं सुन रहा था कि इसमें वेंटिलेटर्स भी मौजूद है। एब्सोल्युटली, इसमें कंप्लीट लाइफ सेविंग की जितनी चीज़ें, जैसे आप किसी ICU के अंदर फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। सर कराची बहुत बड़ा शहर है, एमरजेंसी रिक्वायरमेंट यहाँ की बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ऐसी एम्बुलेंसेस की ज़रूरत भी है, ट्रेंड क्रू की ज़रूरत भी है। आप क्या समझते हैं इसके इन गाड़ियों के आने से और जो आपका ट्रेंड अमला है इनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा और कितनी अभी ज़रूरत है हमारी इसको मज़ीद बढ़ाने की, इसकी जो ख़ासतौर पर इसको एक्सपैंड करने की? देखिए सर, कराची में कुछ 2-3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हमारे पास न सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जो डिफरेंट हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर भी एक एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है जो नॉर्मली हॉस्पिटल की जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ जाती है। नंबर 1। दूसरी, हमारी बहुत सारे NGOs और फलाई इदारे हैं जिनकी सर्विसेज जो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं। फिर जो ये एडिशन है दैट इज़ मोर स्टेट ऑफ आर्ट। इनफैक्ट ये आप ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कराची का अगर हम वॉल्यूम देखें और इंसिडेंट्स का वॉल्यूम देखें प्लस हमारी जो पॉपुलेशन का जिस तरह से वालों का ख्वाब था कि कराची के जैसे मसाइल हैं, यहाँ की जैसी ज़रूरत है, वहाँ पर भी रेस्क्यू 1122 की टीम्स मौजूद हों, ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हों ताकि लोगों को ये सहूलत मिले। ये गाड़ी आप मेरे साथ देख सकते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो भी हाईली जो ये इक्विप्ड है। जिस तरीके से बड़े टेक्निकल सिस्टम अंदर लगे हुए हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। जो अमला है वो अंदर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अमला हमें क्या बताता है कि इस गाड़ी के अंदर रेस्क्यू 1122 के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ और किस किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं आ जाऊँ अभी? आप इमरजेंसी सर्विस तो नहीं है? नहीं इमरजेंसी सर्विस नहीं, आ जाए। अच्छा जी। तो जी हम अंदर आ गए रेस्क्यू 1122 के, और यहाँ पर मुझे खैर बड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है कि कराची में हमारे पास ऐसी सर्विस अब अवेलेबल है जहाँ पर ये तमाम इक्विपमेंट भी है और प्रॉपर हर चीज़ इसमें जो है वो सेट में देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है सर आपका? मुस्तफ़ा नाम है, मैं EMT हूँ यहाँ पे। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एक रेस्क्यू 1122 में क्रू मेंबर्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली 3 होते हैं हमारे पास। एक EMT होता है, एक पैरामेडिक होता है और एक हमारा EVOs होते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें आप सब लोग हाईली ट्रेंड होते हैं तमाम रेस्क्यू मेडिकल सर्विसेज के लिए? जी BLS हमने किया होता है। अच्छा, आप लोगों ने किया होता है। अब मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर बहुत सारा इक्विपमेंट भी देख रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे बताया भी गया है कासिम सुमर साहब की जानिब से कि इसके अंदर वो तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ज़रा मुझे बताइएगा, अगर हम वहाँ से शुरू करें, हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट मौजूद है इस रेस्क्यू 1122? जी हम बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये हमारा मेन जो होता है अभी रनिंग में होता है। पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आबिद साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मुस्तकिल कॉल्स रिसीव हो रही हैं, और अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं रेस्क्यू टीम्स भी 1122 की। थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं कमांड कंट्रोल सेंटर में कितना इस वक्त एक्सपैंड हो चुका है रेस्क्यू का काम, और अभी जो स्टार्ट हुआ है इसमें रिस्पॉन्स कुछ मुझे लगता है कराची काफ़ी बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी, क्योंकि ये 1122 टोल फ्री नंबर है, यानी कि किसी के मोबाइल पे अगर बैलेंस भी नहीं है वो डायल करेगा तो कॉल उसकी कनेक्ट हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली भी एमरजेंसी नंबर हैं वो टोल फ्री होते हैं, ताकि किसी भी कभी भी किसी के साथ कभी एमरजेंसी हो, कोई रुकावट ना आए तो इसमें कहीं भी ये प्रॉब्लम ना आए। सो कोई भी डायल करता है 1122 हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आती है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो हमारे पास स्टाफ बैठा हुआ है ये इंटरनेशनली जो है वो ट्रेंड है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर जो ये प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, ये दुनिया में 46 कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 कराची के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर रहा, यूज़ नहीं कर रहा, कोई और नहीं है, किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। ये प्रोटोकॉल्स में इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये लाइसेंस इनको मिल चुका है कि अब ये कॉल्स ले सकते हैं। ये कॉल्स जब लेते हैं तो ये फ़ोन पे रहते हुए ही लोगों की हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे ही ये CPR जो मसनूई सांस बहाल करने का तरीक़ाकार है, अगर उधर से कॉल ऐसी आई है मेरा पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, तो ये नहीं करते कि एम्बुलेंस 20 मिनट बाद जाएगी फिर ही काम स्टार्ट करेगा। आसान फाज में ये बात समझ आ रही है कि अगर कहीं जगह कहीं पे एक्सीडेंट होता भी है तो ये एटलीस्ट कॉल पे उनको गाइडेंस देते रहते हैं, इनफैक्ट जब तक एम्बुलेंस या रेस्क्यू टीम्स वहाँ नहीं पहुँच जाती। जी बिल्कुल, जैसे आपने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात की, मैं ऐसी कोई कंटिन्यू आगे करता हूँ कि किसी की अगर ब्लीडिंग हो रही है, ये ऐसा नहीं होगा कि उसकी ब्लीडिंग होने देंगे, नहीं, ये उस अटेंडेंट को गाइड करेंगे जिसने कॉल की कि भाई कहाँ से आपने प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देना है, आपने कपड़ा बांधना है तो कैसे बांधना है, और इसकी कंडीशन हमें अपडेट करते रहना है ताकि उसके अकॉर्डिंगली ये सारी अपडेशन हम एम्बुलेंस टीम को डायरेक्टली जो है उनको बताते रहें, ताकि जब वो वहाँ आए तो उनके वो ब्लैंक ना हो, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो, और ये उनको श्योरिटी हो कि आपकी जब गाड़ी पहुंच जाएगी तो वो बाकी तमाम इमदाद दे देगी। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं 24/7 ये टीम्स अवेलेबल है यहाँ पर, आप समझते हैं कराची की ज़रूरत बहुत बड़ी है और यहाँ पर अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, सिंध गवर्नमेंट को कुछ और इसमें जो है वो फंड देने पड़ेंगे इसके? देखें इंटरनेशनली है कि 1 लाख आबादी के ऊपर एक एम्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडिंग के स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है, डिजीज़ पैटर्न वहाँ क्या है, या हॉस्पिटल कंडीशंस कैसी है, तो कराची को मिनिमम भी 200 एम्बुलेंसेस की तो इमीडिएटली नीड है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और हमें बड़ी खुशी हुई ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर देखकर, खासतौर पे जो हम कमांड एंड जो यहाँ पर ये सेंटर है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे बाकायदा तौर पर इस वक्त 24/7 ये तमाम कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं, हाईली ट्रेंड हैं, और आप रेस्क्यू 122 पे कॉल करेंगे तो ये आपको रिस्पांस देंगे। हमने आज आपको पूरे दिखाया रेस्क्यू 122 जो कि ऑपरेट होना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और इसमें जो एडिशन होगी हर मंथ, उस एडिशन के बाद इसमें जैसे कि रिस्पांस टाइम पर बात हो रही थी तो बेहतरी आती जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इनिशियली बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, आगे देखते हैं कि कराची वालों के लिए ये कितनी बेहतर साबित होती है। सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज को इन दोनों ने छोड़ दिया पीछे। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे
फूड कार्ट के ओनर मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद शोएब से, और उनका छुटकू भी उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। कैसे शोएब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, और इनका नाम तो बताएं, छुटकू का क्या नाम है? मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह। अच्छा शोएब साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह आप लोगों ने ठीक ठाक तालीम हासिल की हुई है, ये क्या अचानक फैसला किया कि भाई शेफ बनना है, एक फूड का काम करना है, एक बिजनेस स्टार्टअप करना है और फूड से रिलेटेड करना है? कोई शौक था खाना बनाने का? नहीं, ऐसा शौक तो नहीं था। एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाह रहा था। थोड़ा सा एक्सेप्शनल नेचर है, तो वाइफ के हाथ में टेस्ट है, तो सोचा कि कुछ ऐसा बिजनेस करें जो हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग हो। तो उसमें हमें यही समझ आया, और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ के हाथ में बहुत है। तो मैंने इनसे बात करी, कुछ शेयरिंग करी, तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे एम और गोल को अपना एम और गोल। देखिए, इससे पहले आप कोई नौकरी कर रहे थे जो आपने छोड़ी या क्या किया? मेरा 5 साल शोबिस इंडस्ट्री से एज अ थिएटर आर्टिस्ट ताल्लुक रहा अच्छा। है। उसके अलावा मैंने जॉब्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स किए हैं। मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ। ग्रेजुएशन छोड़ दिया था क्योंकि ड्रॉप आउट ही कुछ अलग करते हैं, तो फिर Absolutely. ये सोच के छोड़ा था कि ड्रॉप आउट अलग करते हैं, ड्रॉप आउट हो गए तो कुछ अलग कर लिया? नहीं, एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, तो फिर वो पहले कंटिन्यू था, लेकिन ड्रॉप तो हुआ सीन। हाँ, ड्रॉप सीन हुआ, लेकिन कुछ और सीन ऑन हो गया। नहीं माशाल्लाह, बहुत हम आपको माशाल्लाह। कंग्रेचुलेट कहते हैं इस पे, आप माशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। अच्छा शोएब भाई, हमने ये सुना भी, टीम ने भी हमें बताया कि आप दोनों को मुश्किलात का सामना हुआ। मुश्किलात का क्या सामना हुआ कि ये भी काम कर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ कहा, या उससे पहले कोई मुश्किलात का सामना था? जरा बताना चाहेंगे जी। देखिए, मेरी साइड तो ऐसा कुछ भी नहीं था हाँ। कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आई डोंट बॉदर। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें मुझे दी हैं, तो मैंने उसको अवेल किया। तो मैं तो इस चीज़ को सोचता नहीं हूँ लोग क्या सोचेंगे। इफ़ आई एम थिंकिंग कि इट्स राइट, तो मैं सिर्फ फोकस करता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैं उस ट्रेन को पकड़ लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बीच में आती हैं, अप एंड डाउन, चाहे बहुत हैवी क्रिटिसिज्म को जो है वो बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह को यानी कि बर्दाश्त करना पड़ा। बहुत कुछ बर्दाश्त किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं नहीं बता सकता। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई थी, बहुत ज़्यादा थक गया था। खाना खाता था तो बाहर का खाना खा रहा था। ये कुछ अरसे मेरी वाइफ अपने घर चली गई थी हॉलीडेज़ पे, तो मैं बाहर का खाना खाता था, तो मेरे पिंपल्स निकल गए थे, पाँव जो है मेरे सूज जाते थे, लेकिन मैं किसी से भी कुछ नहीं बोलता था, इनसे भी कुछ नहीं बोलता था। ये बहुत फिक्रमंद होती थी। मेरा एक टास्क था, एक गोल था कि मुझे आई हैव टू रीच एट एनी कॉस्ट एट दैट पॉइंट। तो वो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया है, और आज आपके सामने हूँ। तो सर आप बताइएगा कि जब इन्होंने आपके साथ ये आइडिया शेयर किया, और जाहिर बात है फैमिली की बात और होती है, जब लोगों के लिए आपको बड़े लेवल पे सब कुछ करना पड़े तो उसकी मेहनत भी बहुत होती है। आपने इनके आइडिया को कैसे लिया? आपने सोचा था कि ये सब कुछ कामयाब होगा और हम इस तरीके से कर लेंगे? माइंड तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि शायद ये कामयाब होगा, तो लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। और ये भी जाहिर सी बात है, सबसे पहले यही सोच आई कि लोग क्या कहेंगे, और माइंड सेटअप बनाया। और हमने किसी से अपने घर वालों से बात नहीं की, ना इन्होंने ना मैंने, क्योंकि हमें पता था सब कितना क्रिटिसाइज करेंगे, और फैमिली में किसी ने ऐसा काम किया नहीं था। तो हम दोनों ने ये स्टार्ट कर लिया, और उसमें इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया कि बस लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। Really? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को ना काम छोटा हो या बड़ा हो, उसका काम थकाता नहीं है, मायूस नहीं करता। इंसान लोगों का जो क्रिटिसिज्म होता है ना, वो थका देता है, वो मायूस कर देता है। तो वो इतना ज़्यादा था कि बस हम दोनों बस मतलब इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। बस नहीं सॉरी, आप क्यों बोल रही हैं? सॉरी, मतलब, आपको तो बोलना ही नहीं है, आप तो चट्टान की तरह खड़ी हैं। जब गैर बात करते हैं ना वो भूल जाती है, लेकिन जब कोई अपना बात करते हैं ना वो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत लगती है, बहुत लगती है। और फिर फाइनेंशियली भी और सब चीज़ों में था, और जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमने सब लगा दी। और ये मुझे हर जगह साथ लेके जाते थे कि मतलब कि तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए। यानी कि हमारे बॉक्सेस भी जो हम चिप्स सेल करते हैं, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने मुझे सब बताया कि तुम मेरे शाना बेशाना खड़े हो, अगर मैं इनका साथ दे रही हूँ तो ये भी, क्योंकि हमारे दीन में भी है कि शौहर की अतात करो। बेशक। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब सब अपने शौहर का बहुत साथ दें, क्योंकि शौहर आप बहुत कुछ होता है, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, जितना नाजुक है
उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मजबूत है। भी है, बिल्कुल ऐसा ही। और मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मेरे लिए। अब जो लोग बातें करते थे, तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो बहुत खुशी है अभी, बहुत ज़्यादा। हमें बहुत खुशी है इस सारी मेहनत के साथ हम जो ये छोटा सा जो बेबी भी देख रहे हैं, आप जाहिर बात है मेहनत करते हुए फैमिली को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने मैनेज कैसे किया है। तो मैं सब खुद अकेले करती हूँ, ये भी अकेले बाहर करते हैं, क्योंकि बीमार हो जो भी हो, एक दिन का रेस्ट लो, नेक्स्ट डे करना ही करना है। क्योंकि कस्टमर को तो ये बॉदर नहीं करता कि ये चीज़ क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल उसको तो वो चीज़ चाहिए। तो ये मतलब ये भी मेरे साथ होता है। हमारे साथ कोई अभी हेल्पिंग हैंड नहीं है अब, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बस अभी सब चीज़ें लेके चल रहे हैं। अभी भी स्ट्रगल है, लेकिन शुक्र अल्लाह का। और सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्र अदा करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि पब्लिक हमें यहाँ पर तक लेके आई है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत से बुलाया, इतने मान से बुलाया। आपका शुक्रिया। मेहनत कर रहे हैं तो इज्जत तो जाहिर बात है आप लोग को मिलनी चाहिए। थोड़ा सा अपने फूड स्टॉल के बारे में बताएं, फूड कार्ट के बारे में बताएं, क्या है चीजें, क्या मेन्यू लोगों को मिलता है, कहाँ पर ये फूड कार्ट है, क्या इसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, अभी उसमें कितना आपने क्या लोगों को हायर भी किया, क्या किया? पहले तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप आए खुद। आपको कहने की जरूरत भी नहीं है, हम ऑलरेडी अपनी दावत खुद ले चुके हैं, हम अपने दे दी मैंने तो अपने आप को दावत। बी माई गेस्ट। और एक्सपेंड करने का इरादा है। मैं यही कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं हमें सपोर्ट कीजिए, आइए। अब आप लोग आएंगे तो हमें सपोर्ट भी को बताया ना कहाँ पर है। शाह फैसल कॉलोनी में संगम सिनेमा पे हमारा स्पॉट है। और हमारे पास 3 से 4 चीज़ें घर के बने हुए हाइजेनिक रोल हैं जो ये बनाती हैं। इसके अलावा चिकन कटलेस कबाब हैं, बन कबाब है, चीज़ बन कबाब है, फ्राइज़ हैं। और ठंडे में हमारे पास जो है लिम्का होता है, फ्लेवर लस्सी होती है, फ्लेवर मिल्क होता है। इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर लोगों का जो है रिस्पॉन्स आया, फीडबैक आया और आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इरादा इसको एक्सपेंड इस तरह करने को है कि इसको फ्रेंचाइज सिस्टम पे करें, तो लोग आए हमारे साथ। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हम सेटल करेंगे ताकि हम अपने मुल्क का, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अगर आप बाहर देखें, इंटरनेशनल चेन्स हैं ऐसी, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, सारों की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो कुछ इसी तरह से छोटे से स्टॉल से शुरू होते हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट पीपल के वो मुझे आके सपोर्ट करें कुछ, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस। तो आप लोग अगर आएंगे, आते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो इट विल बी रियली थैंकफुल टू यू। सबसे ज्यादा मुझे जो खुशी इस बात की है कि आप हर चीज में होपफुल हैं, सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। और आप लोग जो इस तरह कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा भाभी की और शबाई की जो आपके आइटम्स हैं, क्या वो आप घरों में भी भेज सकते हैं अगर कोई डिमांड हो? मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ बिकॉज़ आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। फ्रोजन आइटम्स हैं हमारे, हम लोग डिलीवर करते हैं। जो मांगना चाहे, लेना चाहे, वो उस पे फोन दिया हुआ, फोन नंबर दिया हुआ है, सारा एड्रेस है। हमारा फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है। और सब जगह पे हमने पेजेस बनाए हैं वहाँ। और अगर किसी को लंच आवर्स में ऑर्डर करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। आई मीन हम लोग ऑफिस में हम लोग तरसते हैं कि हम लोग को घर का खाना चाहिए होता है, हम लोग के घर जरा दूर दूर हैं, सो व्हाई नॉट। आई मीन वी वुड लव टू प्लेस ऑर्डर विद यू। और हम लोग जरूर, क्योंकि एक दूसरे का जो है ना वो वसीला बनता है इंसान। और सो हैप्पी टू मीट यू। आप लोग ऐसी होपफुल रहें और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। और इंशाल्लाह हम भी जरूर आएंगे, आपके गेस्ट बनेंगे, जरूर ट्राई करेंगे भाभी जो आपने खाने बनाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों दोनों से बात करके। और बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है जो एंटरप्रेन्योर, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, नौजवान हैं जो आजकल आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मुआशरे की बातें छोड़कर आगे बढ़े और कोशिश करें कि जो भी आप करना चाहते हैं जिंदगी में, जरूरी नहीं है कि जो आपको फोर्स किया जाए मुआशरे से वही करें। 5-7-20 हमारा फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह ताला कोई। ठीक है, 5-7-20 आपने इंस्टा फेसबुक पे जाना है, इनको सपोर्ट करनी है। प्लीज 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 दे एंड वी ऑल नीड ईच अदर। हमें दूसरे का साथ देना है। लेकिन अगर हम बात करें, जो प्रोग्राम में शुरू में बात की थी कि ये क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कह दिया और ये क्या तहलका मचा दिया उनके बयान ने। बिल्कुल, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें की है, खुदा ना खास्ता मुल्क टूटने की बातें कर रहे हैं। साथ में कुछ इदारों के हवाले से भी उन्होंने बात की। अगर मुल्क दिवालिया होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे बड़े इदारों को होगा, जिसमें उन्होंने फौज का नाम भी लिया। मुल्क डिफॉल्ट होने की भी तरफ भी जा रहा है।
इस पूरे समेत इस सियासी मामलात को समझने के लिए हमें एक तज्ज़ियाकार की जरूरत है। और अब बिल्कुल, बात कर लेते हमें हैं डेफिनेटली वी नीड समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प अस फाइंड आंसर्स। सीनियर तज्ज़ियाकार हुसैन थेबो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने डाला। ये जो कल इमरान खान साहब ने इंटरव्यू जो दिया है सर, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल, क्या ये खतरनाक नहीं है, क्या ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है? जी सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम था और इमरान खान आए और उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया और अपने आप को मनवाया। अब वो अपने आप को पाकिस्तान कहने लगे। वो समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को नुकसान समझ रहे हैं तो वो मुझे अगर नुकसान हो रहा है तो वो समझे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं है जिस तरह से खान साहब कहते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में है और हमारी जो आर्मी है, खासतौर पे हमारे जो खान साहब बात कर रहे हैं एटमी टेक्नोलॉजी की, तो वो तो हमारे आर्मी के पास है और आर्मी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के टॉप क्लास के ट्रेंड और प्रोफेशनल आर्मी से है और इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब कह रहे हैं अगर मेरी सियासत खत्म हो रही है तो पाकिस्तान खत्म हो रहा है, तो खुदारा ऐसा नहीं है। पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान तरक्की करेगा। खान पार्टी बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत मजबूत फौज है और ये खड़ी रहेगी ऐसे ही। लेकिन जो उन्होंने बातें की, आप समझते हैं कि उनका ख्याल ये है कि अगर वो इक्तदार में वापस आएंगे तभी फैसला दुरुस्त होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा? सर बात ये ना कि ये तो फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं खान साहब। अब खान साहब के पास और कहने के लिए कुछ नहीं है। वो पहले उनका एक स्लोगन होता था कि मैं इनको लटकाऊंगा, मैं इनको यूं करूंगा, मैं पैसे वापस लाऊं। वो कुछ भी नहीं कर सके। अब आप नया स्लोगन क्रिएट कर रहे हैं। अब बीच में उन्होंने एक स्लोगन ये क्रिएट किया कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको यूएस लाए, इसको। अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिट रहा है। अब वो नई चीज ला रहे हैं कि अगर मुझे नहीं ला रहे हैं तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे, और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है खतरा हो जाएगा। तो ये खान साहब की फ्रस्ट्रेशन है और खान साहब को चाहिए कि वो जो फैसला सोच रहे हैं ना अभी कि मैं हाउस में आ जाऊं, बिल्कुल ऐसा ही करें। राजा रियाज के ऊपर वो उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो निशाना ले रहे हैं कि जी वो अपोजिशन लीडर कैसे। तो हाँ बिल्कुल आप आए, वापस आए। जो भी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आप हाउस में आके बातें करें ना। आप रोड पे आप कह रहे हैं कि मुझे हाउस में आके बात करें। लेकिन हुसैन साहब, जिस तरीके से आपको क्या लगता है खान साहब की बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है और वो इसी वजह से मैं समझती हूँ उसमें जो परसेंटेज है ऑफ हिज फैन फॉलोइंग उसमें इसलिए है क्योंकि उनकी मोहब्बत पाकिस्तान से, जमीन से, अपने मुल्क की तरक्की से जुड़ी हुई है और इसीलिए ज्यादातर फैंस उनसे जुड़े हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अब उन फॉलोअर्स का या फैंस का रद्द-ए-अमल इस बयान के बाद क्या बदलेगा? कोई चेंज आएगा? क्या पीपल विल स्टार्ट हैविंग डाउट्स? देखें जी मैडम, मैं आपको गुजारिश करूं कि ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। ये खान साहब जो है वो आज वजीर आजम बने, ये खान साहब के साथ ये 30 साल पहले से ये फैन फॉलोइंग है। खान साहब इसी तरीके से बरतानिया में जाके क्वीन से भी मिलते थे जब वजीर आजम भी नहीं थे। अब पाकिस्तान में उनकी जो ट्विटर पे, उनकी फेसबुक पे, उनकी सोशल मीडिया पे जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वोट बैंक वाले लोग नहीं है। हाँ, उनकी जब आप किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को भी भूल जाए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके फॉलोअर्स को ये सोचना चाहिए कि सच का साथ दें, हक का साथ दें, मोहब्बत जरूर करें। खान साहब बहुत अच्छे हैं, वो 1.5 घंटे वॉक भी करते हैं, जिम भी जाते हैं। और हुसैन साहब, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है ना कि पुरअमन एहतजाज करना भी आईनी हक है सबका, और सब एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हुकूमत ने जिस तरीके से उनको हैंडल किया, कारकुनान को हैंडल किया, वो भी ठीक नहीं था। आप समझते हैं कि उनको पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता? जी बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरे जो सपोर्टर थे उनके पास पिस्टल भी थे, तो जो हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी है उनको भी तो ये से पता होगा ना कि अगर आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपके सपोर्टर्स के पास पिस्टल्स भी थे और वेपन्स भी थे, तो गवर्नमेंट मशीनरी को भी पता होगा, तो वो इस वजह से भी अवॉइड कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट में, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, खान साहब का जो सपोर्टर है ना वो ज्यादा से ज्यादा कंसर्ट सुनने के लिए आता है, जहां अबरारुल हक भी या अताउल्लाह ईसा खैलवी भी गाना। अब आप कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में कंसर्ट सुनने आता है?
अच्छा, ये मेरी ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आप इधर भी अबरार हक को खड़ा करते हैं 2 लाख आ जाएंगे और लोग आसानी से, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ही नहीं। लेकिन ये वोट बैंक को चेंज करना ये बहुत हार्ड है। ये वो लोग नहीं है जो लाइन में खड़े होके और खान साहब को वोट दें। खान साहब को सीरियस इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। जो लेकिन हुसैन साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, उनका वोट बैंक तो है। आप क्या समझते हैं अगर वो दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, और अब तो ये जिक्र भी किया जा रहा है कि अब हम उतरेंगे तो पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, महमूद खान साहब कह रहे हैं हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, इस पूरी तैयारी के साथ अगर वो मैदान में उतरते हैं, आप समझते हैं कि अब उनका लॉन्ग मार्च कुछ असर पैदा करेगा या उसका लॉन्ग मार्च होगा भी? लॉन्ग मार्च हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आपके ख्याल में? देखें, जहां तक वोट बैंक की बात है ना, तो वो वोट बैंक उनके पास इलेक्टेबल्स हैं। अगर वो खान साहब के पास अपना वोट बैंक होता ना, तो वो उन चोरों को, उन डकैतों को जो पुराने वाले थे उनको नहीं लेते। वोट बैंक है शाह महमूद कुरैशी का, वोट बैंक है शेख रशीद का, वोट बैंक है फवाद चौधरी का, और ये हर पार्टी में होते हैं। तो खान साहब का अपना, ये मेरी ओपिनियन है, उसका कोई अपना वोट बैंक नहीं है। अगर अपना वोट बैंक होते तो ये खड़े हो जाते। खान साहब पिछली इलेक्शन में भी, और महमूद को, अयाज को, सलमान को, जो उनके सपोर्टर हैं वो तो फिर पीछे चले गए थे ना। जो फ्रंट पेज के मैनेजर्स थे वो तो असद उमर को उन्होंने आते साथ ही हटा दिया था ना। तो खान साहब को इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है। हाँ, इलेक्टेबल्स का वोट बैंक है, जरूर है। हाँ, अब आते हैं लॉन्ग मार्च के ऊपर। लॉन्ग मार्च के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला है उसको जाएगा। उसमें जो एक इख्तलाफी नोट है वो भी देखा जाएगा कि वो जहां पे वो फरमा रहे हैं कि जी सुप्रीम, आप आके, मैं आ रहा हूं, डी चौक पे पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर फवाद चौधरी साहब ने रात को कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो कोई फैसला ही नहीं देगी हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट, हमारे फेवर में, तो फिर हम क्या करें, हमें तो धरना देना है। आपके पास पॉइंट क्या है इस वक्त? मतलब बात ये है ना कि आप मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए करना चाह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि री इलेक्शन। देखें, आप एक हाउस है ना, उसको अपना टेन्योर पूरा करने दें। मेरी ये सजेशन है, मेरी ये हम्बल गुजारिश है खान साहब को और उसके सपोर्टर्स को कि ये हाउस पूरा करने दें। आप आ जाएं, आप अपोजिशन लीडर बन जाएं, आप इसमें बैठ के नेब की लेजिस्लेशन तेबू साहब, राना सल्लल्लाहु साहब के भी हवाले से कोई केस रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या इसमें कोई है? तस्दीक कर सकते हैं आप इस खबर की? जी बिल्कुल, ये रात राना सल्लल्लाहु साहब ने भी खुद फरमाया। लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जो अदालतें हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। वो चाहे राना सनाउल्लाह है उसके खिलाफ भी फैसला दे रही है, वो चाहे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनका बेटा है। तो खान साहब का ये इल्जाम भी लगाना कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ अगर साथ नहीं देगी तो मैं, ये मुल्क टूट जाएगा और ये पाक फौज, ऐसा कुछ खुदा ना, इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट के टूल्स काम कर रहे हैं ना, कि वो इंटीरियर मिनिस्टर के अगेंस्ट भी फैसला दे रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मशीनरी काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरह से खान साहब फरमा रहे हैं। हुसैन तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना तज्जिया दिया। और अल्लाह ना करे हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जाए या टूटने की तरफ जाए, हमारा मुल्क ऐसे ही कायम रहे और हमारे जो खासतौर पर इदारे हैं वो भी ठीक तरीके से काम करते रहे, मुल्क में अमन रहे और इंस्टेबिलिटी ना आए। हम सबकी ये दुआ है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस। एक बार फिर वहां से जाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान में शाज़िब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, और कहने के लिए सिर्फ मैं बेचैन हूं ये बात कि आई हैव बिन अ फुटबॉल फैन सिंस एजेस और सबसे बड़ी फैन में थी मैन यूनाइटेड की जनाब। लेकिन क्या बात है फुटबॉल गेम की पूरी दुनिया में, शाज़िब भी कहते ना कि एक ऐसा गेम है जिसके बारे में हमारी कुछ बिजनेस की ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता था कि देखिए जनाब, आप या तो वो प्लेयर बन जाएं जो एक दफा खेलता है और सारी जिंदगी उसको कैश करता है, या फिर वो तमाशाई बन जाएं जो हर दफा टिकट खरीद को उनको सिर्फ देखने आता है और 1.5 घंटे में इतने पैसे लगाकर चला जाता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता। तो एक बात है माया, ये ऐसी गेम है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैंस फुटबॉल के में मिलते हैं देखने को। जब उसके मैचेस होते हैं तो वाकई स्टेडियम जो है वो देखने लायक होता है। खैर, हम फुटबॉल की खास तौर पर बात करते हैं तो फुटबॉल प्लेयर्स
कुछ खास खुश नहीं है पाकिस्तान में। वहां के तो बहुत खुश हैं क्योंकि फुटबॉल क्वालिटी से लेकर प्लेयर्स की मराद तक बहुत सारे सवालात उठते हैं। जारी बात को फैसिलिटेट आप नहीं करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स जो ऑलरेडी जिनमें बहुत टैलेंट है वो आगे कैसे आएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। खासतौर पर अभी अगर हम बात करें तो हाल ही में फुटबॉल टीम के जो कप्तान ने ट्विटर पैगाम में जो बातें की हैं, कुछ शिकवे किए हैं, वो शिकवे आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि गैर मुल्की फुटबॉल लीग में पाकिस्तान से तैयार करदा फुटबॉल गई लेकिन वही फुटबॉल नेशनल प्लेयर्स को खेलने के लिए दस्तयाब नहीं है। कितनी अफसोसनाक बात है। हम मरतबा देखते हैं जो गैर मुल्की मैचेस होते हैं वहां पर जो फुटबॉल लीग्स होती हैं, जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वहां पर पाकिस्तान की फुटबॉल पहुंचती है लेकिन वही फुटबॉल जो पाकिस्तान में ही बन रही है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं। बजाय इसके हम पिछले दिनों गुज़श्ता रोज हम हॉकी के बारे में बात करते कि हॉकी को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती। अब ये ऐसा गेम है जिससे लाइफ लोगों की बनती है और डिपार्टमेंट्स के जो है वो सेग्रीगेशन या सेपरेशन से कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं जो इंटरनेशनली जाकर खेल सकते हैं, उनके लिए चांस बन सकता है और हम उनको फैसिलिटेट ना करें? और यहाँ पर भी इन प्लेयर्स के अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, हम सबको ये बात पता है। और अगर ये इंटरनेशनली इनको प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, हमारी टीम्स कितनी बेहतर साबित हो सकती हैं। हम बहुत सारे मैचेस जीतते भी हैं लेकिन नजरअंदाज हो जाते हैं। आप फुटबॉल की बात करें, पहला आपके जहन में क्या दूसरा नाम आता है? लियारी। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान लियारी, यू नो वहां पर एक से बढ़कर एक छोटे बच्चे हमें तो टैलेंटेड नजर आते हैं। ओह सीरियसली। लेकिन खैर इस पूरे मामले पर किन मुश्किलात का सामना है, क्या प्रॉब्लम्स है, इस पर बात करनी है। आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन से। सद्दाम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी। जरा थोड़ा सा बताइएगा, आपने एक शिकवा किया। सबसे पहले हम शिकवे के बारे में बात करते हैं जो ट्विटर पर आपने किया है। इसका क्या मकसद था, क्या वजह थी? उसका ये मकसद था कि जो अटेंशन देना था लोगों को, क्योंकि जब मैंने UCL चैंपियन फाइनल हो रहा था रियल मैड्रिड का और लिवरपूल का, तो हमारे पाकिस्तान से ही काफ़ी फुटबॉल फैंस थे जो लोग हैं, वो शायद वो फैंस थे जिनको अटेंशन मैंने इसलिए दिया, जिनको रियलिटी नहीं पता कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल प्लेयर्स के साथ और पाकिस्तान के फ़ुटबॉल स्ट्रक्चर के क्या हालात हैं और अभी करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो प्राउड फील कर रहे थे जो मेड बाय पाकिस्तान का फुटबॉल जो है USL में चल रहा है उसको लेके वो ट्वीट कर रहे थे। तो मेरे सामने से गुजरा तो मुझे बहुत फ़ैन हुआ, क्योंकि जिस सूरत हाल से मैं गुजर रहा हूँ और फुटबॉलर पाकिस्तान के गुजर रहे हैं कि यहाँ क्या हालात हैं, तो मैंने कहा इनको अटेंशन देना लाजमी है। मैं यहाँ आगे कहना चाहता हूँ, उस फुटबॉल मेड बाय पाकिस्तान है, मेरे लिए भी प्राउड की बात है। जहाँ पाकिस्तान का नाम होगा, जहाँ मतलब पाकिस्तान की अच्छी होंगे अचीवमेंट्स, हमारे लिए प्राउड की वो पहले है। लेकिन जाहिर बात है एक फैन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा एज ए फुटबॉल नेशनल टीम कैप्टन और प्रोफेशनल फुटबॉलर कि ये लोग हमारे अपने मुल्क में फ़ुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस फुटबॉल को लेके पूरी दुनिया में मतलब के स्टेक चला रहे हैं UCL और प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये बड़ा तकलीफ दे अमल था और यही इनको ये भी इल्म नहीं है इस तरह की क्वालिटी के स्टैंडर्ड फुटबॉल अपने मुल्क में लीग में भी नहीं चलता, उनको ये भी इल्म नहीं है। और अभी सूरत हाल क्या है, ये फुटबॉल तो एक छोटा सा ये मैंने समझो अपने आप जो मेरे फीलिंग्स थे तो मैंने अटेंशन दे दिया। फिर इसके रियलिटी मैंने इसलिए बताया कि लोगों को पता होना चाहिए कि अभी करंट हालात क्या है। अभी जो सिचुएशन है फुटबॉल के साथ प्लेयर्स कितना सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, देखें सिर्फ न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी एक बड़ा इशू है। हमारे फुटबॉल को फीफा बैन लगा हुआ है, कितने सालों से बच्चे बाहर लीग खेलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग को कितना मुश्किलात हो रहा है। मुझे अभी बाहर मुल्क के क्लब्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया। मैं अपनी CV उनको देता हूँ, उनको बताना एक्सप्लेन करना, वो कहते हैं आपको तो फीफा बैन लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें हमारी क्या कसूर है, हम तो प्लेयर्स हैं। आप इंडिविजुअली बुला लें। हाँ, तो हम एफर्ट में इंडिविजुअली कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली अपनी मेरी CV है, मैं बाहर काफी लीग खेल चुका हूं कि आज यस डिफरेंट क्लब्स को कहीं से आपको आया फीडबैक अभी कांटेक्ट में हूं क्लब मैनेजर के साथ जैसी विंडो आ गई, लेकिन उनके मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। वो जब हम CV देते हैं उनको CV पसंद आता है, लेकिन वो देखते हैं यार एक तो पाकिस्तान से दूसरा रैंकिंग, तीसरा वो देखते हैं अभी फीफा बैन लगा हुआ है। अल्लाह, तो क्या वजह है इसकी सद्दाम की मुसलसल जो है इस तनाज़ात का जो है शिकार हो रही है हमारी? तो ये काफी टाइम से 2015 के बाद से ये सिलसिला चला हुआ आ रहा है। फिर NC आता है, फिर फुटबॉल ऑन होता है, फिर बैन लगता है। ये जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी और जब हमारे बड़ों को इस प्लेटफॉर्म से अगेन मैं कहता हूँ, मैं हमेशा अपनी जितनी भी मेरे कैरियर मैं पॉजिटिवली हमेशा यही कहता हूँ कि
एज ए कैप्टन, एज ए पाकिस्तान, एज ए फुटबॉलर प्रोफेशनली मैं यही कहता हूँ कि यार हम प्लेयर्स को वी डोंट केयर के फेडरेशन को कौन रन कर रहा है। हमारा जो मकसद है एज ए प्लेयर्स के हमें एक्टिविटी चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यस मैं जितने भी जो भी चाहे एनसी चलाती है, दूसरे भी गवर्नमेंट के लोग हैं या जो भी हमारे एल्डर्स हैं, बड़े हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट है जो फेडरेशन को रन करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब मिल बैठ के पाकिस्तान के बच्चों का सोचें, पाकिस्तान के ग्रेट इमेज का सोचें। जब बैन लगता है ना, पाकिस्तान का इमेज पूरे फुटबॉल अरीना में खराब होता है। हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं ब्राज़ील में, मैं जिस दोस्त के साथ खेला हूँ, जब वो सुनता है, वो देखता है, मुझसे शेयर करता है, मुझे बुरा लगता है। जब हम बाहर अगर इस हालात में भी लीग खेलने जाते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं कि यार आपके मुल्क का फुटबॉल बैन लगा हुआ और आप यहाँ खेलने आ गए हमारे पास। मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान में आप अभी टीम कैप्टन भी हैं और आपका माशाल्लाह एक्सपोजर भी ज़्यादा है। आप पाकिस्तान में प्रोफेशनली हमारे फुटबॉलर्स को, बच्चों को कितना टैलेंटेड देखते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं दीगर ममालिक से जो कि ऑलरेडी क्लब्स खेल रहे हैं। सेकेंडली मैं चाहता हूं कि हमारे शो के जरिए आप हमारे शो की तवज्जुह से जितने आपके मुतालबात हैं फेडरेशन से, गवर्नमेंट से, वो आप सामने रखें ताकि एटलीस्ट लोगों को पता हो कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और क्या है, उनको एड्रेस करना कितना जरूरी है। सबसे पहले मैं ये कहा, टैलेंट की कमी नहीं है। यस आप चाहे लियारी लें, मलीर लें, क्वेटा लें, चमन लें, फैसलाबाद, लाहौर, चित्राल, गिलगित, इस्लामाबाद, एवरीवेयर वी हैव अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह रिस्पेक्ट वैल्यूज फुटबॉल प्लेयर्स के लाइफ में ऐड नहीं करते। मैं अभी रिसेंटली काफ़ी अकेडमीज़ और काफ़ी बच्चे फॉलो भी करते हैं और काफ़ी ग्राउंड्स में एज ए चीफ गेस्ट भी गया हूँ और अकेडमीज़ में मैंने देखा अभी ऐसी हालात है, सिचुएशन है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। फुटबॉल एक्टिविटीज़ ना डोमेस्टिकली हमारी लीग ऑन है और ना ही इंटरनेशनली बच्चे जाके खेल रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग करते हुए, उनका जज्बा खेलते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे तकलीफ होता है कि ये लोग इस उम्मीद से खेल रहे हैं। लेकिन आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है, आप फोकस रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो आपको ही देख के फॉलो करेंगे, आपके फुटस्टेप्स। आई एम सॉरी। नहीं, यू डोंट हैव टू बी, प्लीज सद्दाम। ये मोहब्बत है आपकी अपने टैलेंट से, ये मोहब्बत है आपकी उन नौजवानों से, ये आप अपने लिए नहीं, आप उन सबकी कोशिशों के लिए आपकी आंखों में आंसू आए। ये आपके आंसू दर्द के हैं, मोहब्बत के हैं, उम्मीद के हैं। यू डोंट हैव टू बी सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो उन इदारों को बोलना चाहिए जो आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे। सॉरी तो उनको होना चाहिए जो इतने टैलेंट को जाया कर रहे हैं। सॉरी तो उनको होना चाहिए जो हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, इतना टैलेंट है, घर में बैठे हुए, क्या दुनिया में जाए तो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सॉरी तो उनको होना चाहिए भाई। हमारे एल्डर्स को, अगेन मैं कह रहा हूँ, जितने भी हमारे फुटबॉल के एल्डर्स हैं, चाहे एनसी ग्रुप हो चाहे गवर्नमेंट से, मैं अगेन यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको कि मिल बैठ के आज सोचें पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, उसके ग्रेट इमेज का, पाकिस्तान के फुटबॉलर्स का। बहुत टैलेंट है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है उस तरह। अभी आप बच्चे, कितने बच्चे हमारे अंडर 13 के जिनको बाहर जाके अपना एक्सपोजर शो करना है, सही है, उनको अपना टैलेंट शो करना है, पाकिस्तान के लिए झंडे को इंटरनेशनली जो पार्टिसिपेट करके उनको बताना है कि हम किस तरह के जो है ना, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर है, हम रिप्रेजेंट, हम कितने पैशनेट है, हमारे अंदर टैलेंट है। जब ये सारे मामला होंगे, बैन होंगे, बच्चों को मौका नहीं मिलेगा खेलने का। देखें प्लेयर्स सिर्फ, मैं अगेन यहाँ से ये भी कहता हूँ, जो फुटबॉलर्स जितने अपकमिंग बच्चे हैं, मैं अभी जितने मेरे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे जाएं, मैं जितने भी शो, अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे, इसी तरह चलता रहे। देखें मेरे जितने भी अल्फाज हो गए वो याद रहेंगे, अपकमिंग बच्चों को सीखने को मिलेगा। चाहे मेरे सोशल मीडिया पेज पे जाएं या मैं अभी बात कर रहा हूँ, या वो अल्फाज हैं, अल्लाह ना करे कल को जो बच्चे आ रहे हैं हमारे, अगर उनके ऊपर इस तरह के मामला गुजरेंगे तो उनको याद आएगा या कैप्टन सद्दाम था जो उसने ये बात पहले ही मेंशन कर दिया था हमें सीखने के लिए। मैं चाहता हूं हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ ये हालात या इस तरह के मामला ना गुजरे। अगर फीफा बैन हटता है, पाकिस्तान के बच्चे दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। यस डेफिनेटली, जाहिर बात है, जब आप उसको मौका देंगे, एक्सपोजर मिलेगा, वो कम्पीट करेगा, वो कोशिश करते हैं हम लोग इंटरनेशनली। मैं अगेन आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, चाहे एनसी के मामलात हैं, जो अभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उनके मामलात भी हल करने चाहिए। बहुत लंबा डिबेट है, बहुत सारे मामलात हैं। देखो अब मुझे यहाँ के अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर करने पड़ रहे हैं, और आज डेफिनेटली जब फीलिंग्स होते हैं मुल्क के लिए या अपने बच्चों के लिए, डेफिनेटली तकलीफ होता है, क्योंकि हम समझते हैं हम बाहर जाके लीग भी खेलते हैं। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी एल्डर्स हैं, भाई पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के बच्चों का सोचें। सबसे पहले पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बच्चों का सोचें। थैंक यू वेरी मच सद्दाम हसन, आपने हमें ज्वाइन किया और आपकी सारी बात इंशाल्लाह सुनी जाएंगी और हम उम्मीद करते हैं
आप भी अपनी उम्मीद ना तोड़िएगा Yes. कि ये बच्चों को ऐसी प्लेटफॉर्म्स मिलें, उनको फैसिलिटीज मिलें, उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, खासतौर पर जब हम लियारी की बात करते हैं सबसे पहले हमारे जहन में फुटबॉल आती है। फुटबॉल के बहुत सारे वहाँ प्लेयर्स हैं। थैंक यू वेरी मच सदाम, आपने हमें ज्वाइन किया शो में। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कुछ और भी सेगमेंट्स हमारे इसका जिक्र करना बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। सद्दाम भी यही कह रहे थे। और अगर टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक और एजाज की अगर बात करें तो सेहत के शोबे में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मुल्क का नाम रोशन किया भी है और आगे भी कर रहे हैं। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा के शोबे सेहत में कारनामों का आलमी सतह पर एतराफ किया जा रहा है। पसमानदा इलाकों में माँ और बच्चे की सेहत के लिए पनाह का काम करने के लिए इनका नाम बहुत लिया जा रहा है। बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए मिसाली काम जो डॉक्टर साहब का जो है वो सामने आया है। बिल्कुल, बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए मिसाली काम वो कर रहे हैं। इंतहाई मोतबर research.com की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 100 साइंसदानों की फहरिस्त में उन्होंने जगह बनाई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, हमारे लिए भी। तो आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा ने कनाडा से हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए वो तो बेशक जो है वो काबिल तारीफ है, लेकिन इसके अलावा जो उनकी कोशिश है वो जारी है। उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब क्या कुछ चल रहा है, ये सब बातें उनसे करनी है। उनको हम खुशामदीद कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वहाँ पे इस वक्त देर हो चुकी है। डॉक्टर साहब कनाडा में इस वक्त स्टैंडर्ड टाइम क्या हो रहा है? अमूमन 2-2:30 बजे तक काम करता हूँ, सो ऐसी बड़ी बात नहीं है। Thank you so much. You've been up for us and God bless you. डॉक्टर साहब माशाल्लाह सबसे पहले congratulations for your time. अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतरीन मामलात फरमाए और बहुत खुशी हुई कि आपका नाम जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो है वो लिया जा रहा है और आपके काम को रजिस्टर किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। शाहजेब का सवाल था, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जी सर। देखें, सफ़र तो इंसान का शुरू होता है काफ़ी पहले, और मैं समझता हूँ कि मेरे जो आजकल काम है ख़ासतौर पे देही इलाकों में जो लोगों के माबैन तफरीक और इनएक्विटी को कम करने का, ये इसकी इब्तदा तो मेडिकल कॉलेज या उससे पहले ही शायद शुरू हो चुकी हो। ज़माना तालीम से ही मेरा काफ़ी रुझान इस तरफ था कि किस तरह हम अपने वतन में गरीब गुरबा और उनके जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। मगर जवानी का खून कुछ और होता है, जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो आपको काम करने का मौका कम मिलता है। मैं 37 साल पहले तालीम के बाद वापस पाकिस्तान आया था खान में, और खान यूनिवर्सिटी में मैंने शोबा अमराज इत्फाल बनाने में किरदार भी अदा किया था और नौज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए भी काम शुरू किया था। तो मैं और मेरे बाप पहले 10-15 साल तो हस्पताल की हदूद में ही काम करते रहे, कि जहाँ हमने क्लिनिकल केयर और इंटेंसिव केयर यूनिट और इस किस्म की चीज़ों पे तवज्जो दी, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का यूनिट और एक तालीमी प्रोग्राम हमने बनाया और जिसको रिकग्निशन भी मिली। मगर ये चीज़ बड़ी आया हो गई थी सन 98-99 तक कि अगर हमें कोई मुल्की सतह पे कोई इम्पैक्ट लाना है तो उसके लिए हमें हस्पताल की चार दीवारी के बाहर कदम रखने पड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त खान यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी प्रोग्राम भी था। सो बड़ी सोचते समझते हुए और बड़े बेतदरीज हमने ये अपना अमल शुरू किया कि पहले कराची की कुछ कच्ची आबादियों में काम किया, फिर कच्ची आबादियों से निकल के करीब जो उसके हमारे कुछ मछेरों के विलेजेस हैं वहाँ काम की इब्तदा की। और फिर जब इतनी हमें अपनी उसमें खुद एतमादी आ गई कि हम कर सकते हैं, तो फिर हमने हुकूमत से रजू किया कि आप हमसे हमारा हाथ बटाएं और हम आपके साथ मिलकर देही इलाकों में कोई एक मुस्तनद किस्म का काम करना चाहते हैं। ऐसा काम जो कि अगर हम डॉक्टर साहब हम यही समझना चाह रहे हैं कि पसमानदा इलाकों में जो माँ बच्चे की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का अमल है, ये कैसे शुरू हुआ और उसके लिए जैसे आप जिक्र भी कर रहे हैं हुकूमत के साथ फिर आप मिले, तो यही हम जानना चाह रहे थे आपसे। देखें, ये तो हमें एक किस्म की प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ी, देखना पड़ा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। तो वो जो सोच थी मेरी आज से 30 साल पहले, वो वैसी सोच आज भी है। देखें, पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की और बच्चों की शरह अमवात दुनिया में कहते हैं सर फहरिस्त है, और ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारे अपने इलाके में साउथ एशिया में भी हमारी नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात सबसे ज़्यादा है।
और चूंकि मेरा ताल्लुक ज़्यादातर माँ की सेहत से और नौज़ायदा बच्चों की सेहत से था, तो इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस मेरी वाइफ का भी था, जो कि जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में शोबाए ख़वातीन की इंचार्ज भी थी। और ये चीज़ देखते हुए यही हमने फैसला किया कि चूंकि ये चीज़ इतनी अहम है, लिहाजा हम कोई ऐसा मरबूत निज़ाम लाएं जिसमें हम माओं और नौज़ायदा बच्चों की सेहत पर कंबाइंड काम कर सकें। और यही देही इलाकों में मटियारी जो उस ज़माने में हाला डिस्ट्रिक्ट था, जब हमने काम शुरू किया तो हुकूमत को हमें यही कहा कि आपका लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम है, ये ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें ज़रा सी इन्वेस्टमेंट के साथ इसको मज़ीद इफादियत इसकी बढ़ाई जा सकती है और इसके ज़रिए शरह अमवात में तखफीफ हो सकती है। तो अल्लाह का फजल है। देखिए, मैं ये कहूँगा, लोग समझते हैं कि हुकूमत कोई काम नहीं करती। मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इतने 20-25 साल के डॉक्टर साहब, लेकिन टॉप 100 साइंटिस्ट में नाम आना, दैट इज, अच्छा हमें इतना फख्र महसूस हो रहा है दैट यू आर वन ऑफ द टॉप 100 साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन, ये फीलिंग हमारे लिए इतनी, हमें गूज फ्लैशेस हो रहे हैं इस वक्त। तो आपको कितना क्या फील हो रहा है? हाउ हैव यू रिसीव्ड दिस अमेजिंग न्यूज़? देखिए, बात यह है कि मैं आपको बिल हकीकत बताऊं कि ये चीज़ तो मेरे वहम गुमान में भी कभी नहीं थी कि ऐसी कोई कहते हैं ना फहरिस्त भी तरतीब दी जाएगी। हम अपना काम को इस किस्म की सताइश और इस किस्म की रिकग्निशन के लिए नहीं करते हैं। मेरे नज़दीक अगर मेरी टीम का काम पाकिस्तान में अरबाब इक़्तिदार और हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, अगर वो समझ जाएं, तो इससे ज्यादा बड़ा एजाज मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं आपको वसूख से कहता हूं, बड़े यकीन से, अगर हम करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक ये बाहर की रिकग्निशन और दुनिया के ये ग्लोबल अवार्ड्स बेमानी है अगर मेरे अपने वतन में काम ना हो रहा और प्रोग्रेस ना हो रही है। अल्लाह अल्लाह। प्रोफेसर साहब, आप क्योंकि जिक्र भी कर रहे हैं बार बार पाकिस्तान का भी, हुकूमत का भी, तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ हम सब लोग कि पाकिस्तान में फिर माँ और बच्चों को किन मसाइल का सामना है, खासतौर पर जब हम सेहत की बात करते हैं, तो कौन से वो बड़े इश्यूज हैं जिन पर फौरी तौर पर इक़दाम उठाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त? देखें, कोई एक कदम नहीं, वक्त चूंकि महदूद है, मैं आपको एक मुख्तसर एक समरी देता हूँ। सबसे पहली बात है कि जहां आबादी के बढ़ने की शरह और तनासब ऐसा हो जो कि पाकिस्तान में है, तो आप कभी भी आप अपने लोगों को उतनी ग़िज़ा नहीं मुयस्सर कर सकते जितनी की उनकी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आजकल के हालात में, जबकि क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती तब्दीली की वजह से वैसे ही सारी दुनिया में कम खुराकी हो रही है, पहली चीज़। दूसरी है, जहां आप ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं देंगे, जहां आपकी वतन में औरतों की खानगी की शरह सारे इलाके में अफगानिस्तान के बाद सबसे कम शरह पाकिस्तान में, बांग्लादेश हमसे कितना आगे, जब तक इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी उस वक्त तक आप अपनी आधी आबादी को डेवलपमेंट से बाहर रखे हुए हैं। तीसरी चीज़, जब आपकी 25-30% ख़वातीन जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो बलूगत से पहले ही 18 साल की उम्र से पहले ही माएँ बन जाती हैं, तो उसमें उनकी सेहत पे भी असर पड़ता है, अगली जनरेशन भी पर असर पड़ता है। और चौथी बात ये कि ठीक है, अब कहीं जाकर आपने सेहत पर कुछ खर्चा किया है, मगर सेहत पर खर्चा किस किस्म का हुआ है? देखें, हम चाहे बेशक कितने सेहत कार्ड दे दें, कुछ भी कर दें, जब तक प्रिवेंटिव तरीके पे काम नहीं होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप 1000 लोगों को दवाइयाँ दे दें, आप 1000 लोगों को अस्पतालों में उनका इलाज कर दें, जब तक आप बीमारी से बचाव की और सेहत आमा को सारी मुल्क में राइज करने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रूल्स को नहीं रोकेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया अभी कि बच्चियों की 18 साल से पहले ही वो माँ भी बन जाती, सब कुछ बन जाते हैं। आपकी बात से मुझे सवाल आया जहन में कि माँ और बच्ची की सेहत कितनी जरूरी होती है, ये फैमिलीज नहीं अंडरस्टैंड कर पाती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है, और उस पर आपकी तरफ से कितना उनको शऊर देना इम्पोर्टेंट? जी, हमारे काम का बुनियादी तरीका भी यही, जो हमने इतने लार्ज ट्रायल्स किए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, आवाम में शऊर देना। ये भी मैं आपको हतमी तौर पे कह सकता हूँ कि जहाँ भी हम गए, हमें किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें आके नहीं बताओ। लोगों में इस चीज़ की बड़ी तलब है,
कोई आकर उनको बताए कि जी अपने हालात कैसे बेहतर कर सकते हैं, साफ पानी कैसे ला सकते हैं, पानी की स्टोरेज कैसे हो सकती है, हिफ्ज़ान सेहत के असूल कैसे लाए जा सकते हैं, माओ बच्चों की सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। अपनी मदद आपके असूलों पे एक हद तक ही काम हो सकता है। प्राइमरी केयर सारी दुनिया में वो हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस पे हुकूमत को इन्वेस्ट करना है। जिस तरह हिफाजती टीके कोई अपनी जेब से नहीं खरीद सकता, ये चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और मेरी नजर में ये इतना ही अहम है जितना हमारा डिफेंस सेक्टर पे एक्सपेंडिचर है। मेरी नाकस राय में फोकस करना इन चीजों पे जरूरी है। हमारी माँ और बच्चे की सेहत पर जरूरी है, हमारे प्लेयर्स पर जरूरी है, पाकिस्तान की ग्रोथ पर जरूरी है। जिन चीजों की डॉक्टर साहब ने निशानदेही की है वाकई इन पर ध्यान देना से हुकूमत का भी काम है और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। एज अ फैमिली भी हमें देखना है कि अपनी फैमिली को किस तरीके से हमें सपोर्ट करना है, उनके मसाइल को समझना है। जी जी डॉक्टर साहब, वक्त बड़ा महदूद, जल्दी से कहिएगा जी। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अगर कुछ नहीं होता, मैं इस वास्ते भी कई इंटेलिजेंट प्रोग्राम में आ रहा हूं आजकल ये बताने के लिए, अगर कुछ भी नहीं होता तो आप ये IMF वगैरह को एक तरफ रखें। अगर ये आने वाले इलेक्शंस में हमारी सियासी पार्टियां मां और बच्चों की सेहत के लिए और पाकिस्तान में नाखानदेही और कम खुराकी खत्म करने के लिए कोई प्रोग्राम लोगों के सामने रखते हैं तो इसकी बुनियाद पे वोट देना चाहिए। वाह वाह वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब, यू हैव अ गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड वंस अगेन हमारी सबकी तरफ से, पाकिस्तान में हर शख्स की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, आप यूं ही नेक काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम कैनेडा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर भुट्टा साहब और उन्होंने बड़ा ही जो कमाल किया। और आज का शो शाहजेब, मुझे बहुत सारी मेरी टेक अवेज हैं, लेकिन एक टेक अवे बहुत जरूरी है कि एक बात समझ में आ गया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम शाहजेब कौर मुझको दीजिए कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।